नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन प्रजापति और ये शो है कानपुर के सितारे। जी हाँ दोस्तों, आज हम और कुमार आशु आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन सितारे के घर। शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक शाम को दिल मेरा खो गया। आप मिलने वाले हैं हमारे इस शो कानपुर के सितारे के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन हस्ती है जिन्होंने कई सेलिब्रिटी प्रोग्राम किए हैं और जो खुद भी एक सेलिब्रिटी कीबोर्ड प्लेयर है। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड प्ले करते हैं और अभी आप खुद देखेंगे उनको, क्योंकि वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। एक हरिहरन जी का बड़ा अच्छा मुझे लगता है, उनके बराबर तो मैं नहीं खींच पाऊंगा जो उन्होंने बोला है, मगर इसको अलग अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट करते हैं। गा शुद्ध, गा कोमल, रे शुद्ध, रे कोमल। अब पूर्णिया में जाएंगे हम लोग। मेरा नाम है मयंक श्रीवास्तव उर्फ सोनू।
मैं एक कीबोर्ड प्लेयर हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आज आशु जी और नवीन जी मेरे घर पे आए हुए हैं, और नवीन जी और आशु जी मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं जो सभी को पता लगे। तो नवीन जी बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मयंक जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज हमारे शो का हिस्सा बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हमारे कानपुर के जो भी सीनियर और जूनियर जितने भी कलाकार हैं, सबको एक मंच मिल रहा है जी, और सबको एक जगह लाकर बताने का तरीका मिल रहा है कि सब अपने आप को, अपने हुनर को साबित कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हमारे कानपुर में भी दम है। और थैंक्स टू कानपुर के सितारे। तो मयंक जी, आप से बातचीत आगे बढ़ाने से पहले हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, जो इतना खूबसूरत आप प्ले करते हैं, तो ये सफर और इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? किससे आपने इसकी शिक्षा दीक्षा ली और कैसे आपने यहाँ कदम रखा? एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही म्यूजिक से था जी। मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री राजकुमार श्रीवास्तव जी जो खुद ही कीबोर्ड बजाते थे, उनका इंस्पिरेशन था देखते हुए। और फिर मतलब जब आगे का मैंने सोचा जी कि मुझे कीबोर्ड ही बजाना है, तो मैंने आदरणीय श्री गिरिजेश शर्मा जी से शिक्षा ली और उनको मैंने अपना गुरु माना। और मेरे गुरु वही हैं गिरिजेश शर्मा जी। गिरिजेश शर्मा जी जी जी, उन्हीं के इंस्पिरेशन से आज अभी तक ये सब चल रहा है। और बाकी तो संगीत में तो आप जिंदगी भर सीखते ही रहते हैं जी, क्योंकि इसकी कोई था नहीं है। आप चाहे जितने बुजुर्ग हो जाएं, चाहे जितने सीनियर हो जाएं, आप हमेशा किसी ना किसी से सीखते ही रहते हैं जी। चाहे अपने जूनियर से सीखें, चाहे अपने सीनियर से सीखें। तो मैं तो बस आज भी एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं आज भी एक लर्नर ही हूँ और मैं वही बना रहना चाहता हूँ कि मैं अपने छोटों से भी सीखूं, अपने बड़ों से भी सीखूं। मयंक जी, एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने जब ये सफर शुरू किया तो उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? मैं आपको बता दूं कि उम्र का तो मुझे खैर याद नहीं है मुझे, मगर एक मेरे साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ है जी। एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं जब लाइन में था तो मेरे मतलब फादर ऑर्केस्ट्रा मतलब ग्रुप चलाते थे जी। तो उसमें मैं एज ए ड्रमर प्ले करता था जी, जो मेरा शौक था। मतलब काफी साल अपने ड्रम भी प्ले किया है। तब मैं एज ए ड्रमर मतलब प्ले करता था अपने ग्रुप में। और उसके बाद जब 2004 आई थिंक जब मैंने 12th के एग्जाम दिए थे, तो 2004 से मैंने कीबोर्ड पकड़ा है जी। और पहला ग्रुप मेरा था जो बाहर का था। पहले तो घर में ही करता था, और जो बाहर का प्रोफेशनली पहला ग्रुप था वो था प्रभात जी का जी। और उसके बाद राजू सुमन का ग्रुप था बस सेकेंड। और उसके बाद फिर बाहर का सिलसिला चालू हो गया। 2006 में मुंबई और फिर 2008 में दुबई, ऐसे चलता रहा बस। फिर कानपुर में ही हूँ अभी तक। जैसा कि हमने सुना है कि आपने कई सेलिब्रिटीज के साथ भी प्रोग्राम किए हैं, जी जी बिल्कुल। तो उनमें से कुछ नाम लेना चाहेंगे आप? सेलिब्रिटीज के साथ तो सिलसिला ये रहा है कि जैसे जावेद भाई हो गए, जावेद अली भाई, और अभिजीत दादा, अभिजीत भट्टाचार्य जी, और ऋचा दीदी, ऋचा शर्मा जी, रवीन जैन दादा आज हमारे बीच में नहीं रहे, मगर ये मेरा परम सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ परफॉर्म किया। ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी थी कि उन जैसे गुणी आदमी के साथ मैंने किया है। और बाकी राजा हसन और लखनऊ का अपना राजा क्या नाम है उसका, विनीत जी जी, सारा काम आप आगे तरुण सागर जी, हाँ तरुण सागर समथिंग, और सलीम भैया, और अपने ये अभी तो अंकिता पाठक को, और मुराद शाह जी, ये जो अभी 30 तारीख को ही शो था, अभी लेट मतलब 30 अक्टूबर को ही, जी जी, मुकेश जी की नाइट, मुकेश जी की नाइट, हाँ, मुख्तार शाह जी
जिन्होंने आई थिंक 48 घंटे में शायद 114 गाने रिकॉर्ड किए थे। जी जी। मतलब बिना कुछ खाए पिए। ये उनका लिम्का बुक में रिकॉर्ड है और गिनीज वर्ल्ड बुक में भी। उनके साथ भी 30 तारीख को शो था। बस ऐसे ही चलता रहा है सिलसिला, बाकी आगे भी चलता रहेगा। तो मयंक जी, एक बात और है जो मेरे दिमाग में घूम रही है। जी जी। और वो ये है कि बहुत से कीबोर्ड प्लेयर हैं कानपुर में, कोई कमी नहीं है, कितने कीबोर्ड प्लेयर हैं, कुछ युवा भी हमारे बीच तैयार हुए हैं। लेकिन कहा जाता है जो आप कॉर्डिंग करते हैं, जो आप तरीका यूज करते हैं, वो हमारी युवा जनरेशन के लिए, हमारी युवा जनरेशन बुरा ना मानिएगा, एक मैं बात रख रहा हूँ कि उनके लिए एक टेढ़ी खीर हो जाती है कि किस तरीके से इसको आपने प्ले किया। वो बार बार इस चीज को समझ नहीं पाते। तो ऐसा क्या सच में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपका तजुर्बा और आपकी मेहनत जी और आपका सीखा हुआ ज्ञान, यही सब आपके काम आता है। और मैंने भी अपने गुरु से ही सीखा है और मैंने सीखा ही है। बस मैं तो हमेशा केवल यही कहता हूँ कि मैं आज भी प्रोफेशनल नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने बोला था कि मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। छोटे से छोटे बच्चे से भी मैं सीख लेता हूँ कि वो क्या बजा रहा है। और मैं जिन स्टूडेंट को सिखाता भी हूँ उनसे भी यही सीखता रहता हूँ कि मैंने उसको कोई चीज़ बताई जी, तो उसने अगर थोड़ा सा भी चेंज किया तो मैंने कहा ओहो अच्छा, इसमें ये चीज़ भी हो सकती है। तो मैं तो आज तक सीखते ही हूँ। और कॉर्ड्स वाली बात रही तो ये तो एक प्लस पॉइंट है ही है मेरा। और शायद इसी की बदौलत मैं राग रागनी भी बजा पाता हूँ। हालांकि सबको पता है कि मुझे क्लासिकल से कोई इतना खास लगाव नहीं है, मगर तब भी सबका जो प्यार और गुरुओं का जो आशीर्वाद है कि ठीक है, थोड़ा बहुत राग रागनी भी आ जाती है और बजा लेता हूँ। मगर कॉर्ड्स का जो मेन मामला है उसमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने का फेर है। क्योंकि इंडियन और वेस्टर्न थोड़ा थोड़ा अलग है। जब पूरा वो पश्चिम अलग अलग है तो कॉर्ड्स और शास्त्रीय संगीत भी बिल्कुल अलग है। उसको मिलाना जी और मिला के प्रेजेंट करना, ये थोड़ा सा अपना यही कलाकारी है, ये अपना टैलेंट है, ये अपना आपका अपना पर्सनल टैलेंट है कि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे मयंक जी कि ये कैसे है, थोड़ा सा इसको हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा अगर कुछ आप दे सके तो। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम इजी है। आप सी मेजर कॉर्ड पकड़ते हैं। वैसे मोस्टली हमारे कानपुर के जो कीबोर्ड प्लेयर हैं ये बड़ा माइनस पॉइंट है उनके साथ कि कोई चौथे काले से ही बजा पाता है, कोई तीसरे काले से ही बजा पाता है। ट्रांसपोज सिस्टम, हाँ ट्रांसपोज सिस्टम। अगर उनके कीबोर्ड में ट्रांसपोज खराब हो जाए जी तो या तो सिंगर गया या तो कीबोर्ड वाला गया। जी जी। प्लीज बच्चों माइंड मत करना मेरी इस बात को। ये मतलब मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि किसी के मोहताज आप मत रहिए। जी जी। ये कीबोर्ड है, आपको इसे बजाना है, ये आपको ना बजाए। आप सोचो कि ठीक है चौथे काले से हमने सिद्ध कर लिया सब कुछ, हम यहीं से बिल्कुल शेर हो गए, मगर ये गलत बात है। आप हर जगह से सब कुछ बजाइए। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, अरे 10 बार गलती होगी, इससे ज्यादा नहीं होगा जी। चलिए उन सबके लिए मैं चौथे काले से बता दे रहा हूँ। ये जी शार्प मेजर है। अब इसमें कॉर्ड्स का खेल कुछ नहीं है। ये देखिए आप हारमोनियम लगाया इजी वे में, जी शार्प मेजर, सीधी सी राग, है। इसमें कोई बहुत बड़ा कोई खेल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये जी शार्प मेजर आपने मा तीव्र लगाया जी, शुद्ध हिंदी भाषा, बी फ्लैट मेजर, गा कोमल लगाया, बी मेजर, ई मेजर, एफ शार्प मेजर, आप चले गए उसमें रे कोमल लगाया। रे कोमल तो एक्चुअली में बहुत जगह में लगता है, भैरवी में भी लगता है, आई भैरव में भी लगता है,
मगर ये राग के प्रेजेंट करने का तरीका है। देखिए चलन उसका जो हाँ जो चलन है। अब आहिर भैरव पहले मान लेते हैं। सा रे मा सा रे गा, केवल रे कोमल हो गया तो ये भैरवी का हो गया, तो इसमें लगाएंगे हम ए मेजर। अगर थर्ड भैरव है, अगर ये मारवा थाट का है तो फिर इसमें चेंज हो जाएगा। है कुछ नहीं, रे दोनों में ही कोमल है जी। हम चौथे से ही सा मानेंगे। हम रे कोमल मान रहे हैं अभी। ये रोक मतलब चौथे से अगर हम मारवा थाट में मान ली पूरिया बजा रहे हैं, हरियर जी का गाना है जब ये रे कोमल, मगर थाट अलग है तो उस हिसाब से कॉर्ड भी अलग हो गया। ये देखिए आहिर भैरव ले जाएंगे। अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन। बस केवल यही फर्क है। आपकी वजह से हमारे दर्शकों को भी कुछ नॉलेज मिल गई कि किस तरीके से कॉर्ड हम कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो हमारे युवा पीढ़ी के लिए है और हमारी ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है कानपुर की, इसके लिए है कि आप हमारी कानपुर की ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इसमें क्या बदलाव चाहते हैं और युवाओं के लिए ये सीखना सही है या गलत है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ इसमें, चाहे हमारे सीनियर्स हों जी और हमारे जितने भी छोटे भाई हैं, चाहे जो भी हो, अगर ढोलक बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, पैड बजाते हैं, जो भी प्ले करते हो, उनसे रिक्वेस्ट केवल इतनी है कि लोग कानपुर का लोहा मानते हैं बाहर के जी। लोग कहते हैं अरे कानपुर के म्यूजिशियन बहुत खतरनाक हैं। तो बस कहना यही चाहूँगा कि आप उस सभ्यता को बरकरार रखें और कोशिश ये करें कि अच्छे से काम करें, जितना भी करें। देखिए ज़्यादा प्रोग्राम करने से कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं होता है। मेरी इस बात को मतलब अदरवाइज मत ले। हाँ, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, ये हमारा काम है, हमारा परिवार इससे चल रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप कम प्रोग्राम, आप रोज़ प्रोग्राम करिए, उससे मतलब नहीं है। मगर आप अगर प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जहाँ भी कर रहे हैं, तो कम से कम कानपुर को तो छोड़ ही दीजिए, अगर कोई बाहर का आदमी आपको सुन रहा है, कोई मतलब कोई नया बंदा आपको सुन रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि बस वो आपकी तारीफ ही करके जाए जी। आप अपने काम में इतना मतलब निपुण हो जाए। हाँ बिल्कुल निपुण रखिए और अच्छे से काम करिए, बस और कोई। और ये जो युवा हैं, क्या इनका सीखना जरूरी है? बिल्कुल। देखिए बिना सीखे तो कुछ नहीं होता है। आपने बाइक चलाना भी किसी से सीखा ही होगा जी, स्कूटर चलाना भी किसी से सीखा ही होगा। आपके माँ बाप ने आपको खाना खिलाना सिखाया जी, कि आपको ऐसे रोटी तोड़नी है, फिर उसके बाद आप दाल या सब्जी में डुबो के खाएंगे उसको, ये आपके माँ बाप ने सिखाया। तो संगीत भी वैसी ही चीज़ है, आप सीखिए। और आजकल के कुछ बच्चे हैं हमारे नए नए जी, खैर उनसे गुस्सा तो नहीं हूँ, मगर केवल एक ही बात ये बोलूँगा कि अच्छे से काम करिए और सीखिए ज़रूर। और सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको तालाब का मेंढक बन के रहना है तो बात ख़त्म हो गई। कि आप गोविंद नगर में अगर रहते हो तो आप सोचो कि केवल गोविंद नगर की ही मार्केट आपको बजानी है, और अगर सोचो कि आपको बाहर रहना है, आपको काम ही करना है इस स्तर पे, तो फिर आप अच्छे से सीखिए उस चीज़ को। क्योंकि कुएं का मेंढक और समंदर की मछली में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल, अगर मैं गलत कह रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मयंक जी, जैसा कि कीबोर्ड आप बजाते हैं, तो आपसे
सीखने के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी जो है अगर सीखना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते सभी के पास, जिनके पास नंबर नहीं है वो फेसबुक से ले सकते हैं मेरा नंबर, जो भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं, और सर्च करेंगे आप मयंक श्रीवास्तव के नाम से, सोनू के नाम से तो नहीं, अगर मयंक श्रीवास्तव के नाम से आप सर्च करेंगे तो फेसबुक पे आप मेरा नंबर और घर की डिटेल, मतलब एड्रेस, सब कुछ मिल जाएगा। और क्लासेस चल रही हैं, बच्चे आ रहे हैं और बहुत से बच्चे सीख के प्रोफेशनली बजा भी रहे हैं जी। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन मेरा सिखाया हुआ बजा रहा है जी। ये सभी जानते हैं, और बहुत से बच्चे आ रहे हैं। और जो भी हमारे छोटे भाई आना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट करें और प्लीज़ मुझसे मिलें आके। तो मयंक जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी आपने बताया भी कि आपने अपने पिताजी से भी जी, इसकी शिक्षा ली है, तो हम और दर्शक भी चाहेंगे कि कुछ उनका पसंदीदा आप हमको सुनाएं। उनका तो फेवरेट मेरे पापा का एक बहुत प्यारी गजल थी, जगजीत सिंह जी आदरणी। ये मेरी बात मुझे मम्मा ने बताई थी कि जब पापा मेरे फर्स्ट टाइम, मतलब मेरी मदर को देखने गए थे शादी के लिए जी। तब जो मेरे नाना जी थे, उन्होंने, मतलब नाना जी ने बोला था कि बेटा तुम गाते हो, मैंने सुना है, थोड़ा सा कोई गाना वाना सुनाओ। तो पापा ने तब फर्स्ट टाइम यही गजल मतलब सुनाई थी। जी। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरा गीत अमर कर दो, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ये जो कानपुर की म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसके लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहते हैं? कहना यही चाहूँगा, जो भी हमारे छोटे भाई बड़े भाई जो काम कर रहे हैं, आज मुझे सुनने में केवल यही आता है कि फलाने ने मेरा काम काट दिया फलाने ने मेरा प्रोग्राम काट दिया। तो देखिए, सब हमारे जितने भी छोटे भाई हैं सब बहुत टैलेंटेड हैं और सब बहुत अच्छा बजा रहे हैं। मुझे मतलब इस बात पे फ़ख्र है कि जितने भी बच्चे आजकल हमारे जो बजा रहे हैं, छोटे भाई हैं जितने, सब बजा रहे हैं, जो प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, बहुत अच्छे ढोलक वाले हैं, बहुत अच्छे पैड प्लेयर हैं, और बहुत ही अच्छे सिंगर्स भी हैं अपने कानपुर में। जो नए जितने भी उभरते हैं सिंगर्स अपने, बहुत अच्छे हैं। बड़ा गर्व होता है मुझे उन पर कि बाहर के सिंगर्स आके गाते हैं, उनकी अपेक्षा में हमारे कानपुर के सिंगर ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे ये लगता है। तो मैं यही कहना है, बस केवल यही चाहूँगा कि बच्चों, आप लोग छोटे भाइयों, और अपने काम को गिराओ मत, अपने काम को अच्छे से करो, और सबसे बड़ी बात, आप झुको मत किसी के आगे, बस चाहे पैसों के लिए हो चाहे किसी चीज़ के लिए हो, अपना आप एक स्टेटस मेंटेन करके रखिए। आप जहाँ पे भी हैं, आप जो भी बजा रहे हैं, आप चाहे ढोलक बजाते हो, चाहे कीबोर्ड बजाते हो, चाहे पैड बजाते हो, चाहे सिंगिंग करते हो, आप अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आप जितना गिराएंगे अपने स्टेटस को, उतना सामने वाला आपके स्टेटस को और गिराता चला जाएगा। आज आप किसी काम के 1000 रुपये ले रहे हो, अगर आपने सोचा कि हम यार चलो 800 में भी कर लेते हैं, तो फिर वो 800 की मोहर आप पे लग जाएगी, फिर वो 800 से 600 हो जाएगा, 600 से 500 हो जाएगा। प्लीज़ मेरी इस बात को माइंड मत करिएगा। मैं केवल अपने नज़रिए से एक बात बोल रहा हूँ कि अपनी एक डिग्निटी बना के रखिए कि नहीं, मुझे इतने में ही काम करना है। अच्छे से काम करिए और रोज़ करिए, भगवान चाहेगा, माता रानी चाहेगी, क्योंकि ऊपर वाला जन्म देने वाला है, नीचे वाला कुछ नहीं करता है, सब ऊपर ही वाला करता है। अगर भगवान ने आपके नसीब में लिख दिया है कि आपको महीने में 15 काम करने हैं,
तो आप 15 काम करोगे कोई काट नहीं सकता है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजर हो, चाहे वो कोई कलाकार हो, चाहे वो कोई भी हो। बस इतने रिक्वेस्ट है कि अपनी आप डिग्निटी बना के रखिए और अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से काम करिए। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शक जो हमें यहाँ से देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी इसी तरह हमसे जुड़िए, और हमसे जुड़ने के लिए सिर्फ करना होगा आपको हमसे कांटेक्ट। तो जाने से पहले जो जा रहे हैं वो ध्यान से सुने, क्योंकि अब आप देखने वाले हैं राज की बात। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि लोग समस्या में भी एंजॉय ढूंढ लेते हैं। जैसे हमारे सोनू भैया, लोग चिंता में थे, उस समय भाई साहब हमारे मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और ये बात इन्होंने किसी से शेयर नहीं की। आज इस शो का उद्देश्य है राज की बात में कि वो राज की बात आपको बताई जाए। तो मयंक जी, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि जब सभी लोग चिंतित थे तो आप एंजॉय कैसे कर रहे थे? एंजॉय ऐसे कर रहा था, अगर सबको याद हो तो 2006 और 7 में जो बर्ड फ्लू आया था जब पहली बार, तब हम मतलब मैं मुंबई में था और बर्ड फ्लू की वजह से एक्चुअली में क्या था कि चिकन आई थिंक तब 10 रुपये या 8 रुपये किलो बिक रहा था। सही है, सही है। मुझे भी अभी याद है। तो हालांकि यहाँ से पापा ने और मम्मी ने फ़ोन किया कि बेटा नॉनवेज मत खाना, चिकन विकन मत खाना, बर्ड फ्लू है। मैं हाँ ठीक है। मगर एक्चुअली में क्या, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे सारे फ्रेंड्स थे, तो किसी ने कहा अबे कुछ नहीं होगा, वो तो पकने के बाद वैसे ही उसके कीटाणु मर जाएंगे। सही है, सही है। तो हम लोग रोज मतलब जितने दिन बर्ड फ्लू रहा हम लोग रोज चिकन ही खाते थे। एक्चुअली में एक दिन सबसे बड़ा कॉन्सिडेंस क्या हुआ, जो हमारे यहाँ खाना बनाने आती थी, अब दिन में हम लोग सोते रहते थे, तो जो चिकन लाते थे वो उस दिन चिकन लाना भूल गए। अच्छा अच्छा। तो हम लोग अपना शाम को उठे, नहा धो के अपना फ्रेश होके सीधा होटल पहुंच गए। वो अपना उनके पास एक चाबी रहती थी, वो आती थी शाम को अपना खाना वाना बना के रेडी करके चली जाती थी। तो हम लोग वहाँ से अपना रोटी और चावल ये होटल से पैक करा के ले आते थे। तो हम लोग आए, हमने कहा चलो बढ़िया खाएंगे, मगर जब वहाँ पे आए तो चिकन की जगह हम लोगों को प्याज मिला के प्याज देखा गया तो कढ़ाई में सिर्फ इतने बड़े बड़े 6-7 पीस प्याज के पड़े हुए थे, पूरे पूरे। अरे पूरे पूरे, क्या बात है। वही देखा, फिर उसके बाद देख के हैरानी हुई। मैंने कहा यार चिकन कहाँ चला गया इसमें से यार। तो जो लाते थे जावेद भाई हमारे, उनसे पूछा, हमने कहा जावेद भाई, हमने कहा यार चिकन कहाँ गया यार? कह रहे यार आज लगता है मैं दिन में लाना भूल गया यार। नहीं, मैं रखा जाता था, आज पता नहीं कैसे मैं सोता रह गया, जल्दी जल्दी में भूल गया। चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतना सस्ता चिकन था और हम लोगों ने प्याज की सब्जी खाई। कुल मिला के दर्शकों, मतलब ऐसे सिचुएशन पर भी बड़ा अजीबोगरीब फील होता है जब पता चला कि नहीं चिकन आज आया नहीं और हम लोगों को प्याज खाना पड़ रहा है। तो मन में बहुत अच्छे अच्छे उच्च विचार आए उस व्यक्ति के लिए जो चिकन नहीं लेके आया था, है ना। लेकिन चलो कोई नहीं, अब सब लोग साथ के थे तो किसी तरीके से चल गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब सभी लोग चिंतित थे, चिकन से दूर भाग रहे थे, तो हमारे भाई साहब चिकन खा के रोज एंजॉय कर रहे थे। ये थी राज की बात। राज की बात में बस इतना ही। और मेरे कानपुर के सभी दर्शकों से, कानपुर के सभी कलाकारों से, मेरे भाई बहनों से, सभी से निवेदन है कि आप लोग कानपुर की गरिमा को बना करके रखें। जैसे भैया ने भी बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्राम के लालच के चक्कर में कि नहीं हम ज़्यादा कर लें, है ना, और अपना एक लेबल गिरा करके सामने वाला, सपोज करिए कोई व्यक्ति 10 साल से इस फील्ड में है, अगर वो 1000 रुपए अगर किसी एक सुंदरकांड के या किसी चौकी के अगर मांग रहा है और उसने 10 साल कानपुर की इंडस्ट्री को दिया है, नाम कमाया, मेहनत की है, और सामने वाला बंदा जो अभी कल मार्केट में आया वो बोला भैया मुझे 600 रुपये दे दो और मैं प्रोग्राम बजा रहा हूँ या गा रहा हूँ, तो ये चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं अपना भी इस तरह मेंटेन करें और एक फील्ड जरूर बरकरार रख करके अपना एक लेवल बराबर बरकरार बना करके रखें, क्योंकि तभी ही आपकी पहचान होगी। ऐसा कार्य करें कि हमारे कानपुर का नाम ऊंचा हो। जय श्री राम।